हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। इस क्लास में बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक पुष्प में निम्न कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। पुष्प में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं 2019 में क्वेश्चन पूछा गया बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर में। तो पुष्प में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, तो इसका आंसर है पुष्प तने का रूपांतरण है। पुष्प तने का रूपांतरण है। पुष्प संवृत होते हैं। पुष्प तुरंत फूल कर पुष्पासन बनाता है। पुष्पासन पर पत्तियां पर बने पुष्प के 4 चक्र लगे होते हैं। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि पुष्प कितने प्रकार के होते हैं तो कितने भागों में बांटा गया, तो पुष्प को 4 भागों में बांटा गया। ये 4 चक्र होते हैं। तो पहला चक्र है हमारा बाह्य दल पुंज, दूसरा है दल पुंज, तीसरा है पुंगंग और जायांग। तो पहला पढ़ते हैं बाह्य दल पुंज क्या है। बाह्य दल पुंज यह पुष्प का बाहरी चक्र होता है। बाह्य दल पुंज जो होता है पुष्प का बाहरी चक्र होता है। ये संख्या में 4 होते हैं। कितने होते हैं? ये इनकी संख्या 4 होती है तथा छोटे होते हैं। प्रत्येक को बाह्य दल कहते हैं। ये 2 चक्रों में लगे होते हैं और प्रत्येक चक्र में 2-2 बाह्य दल होते हैं। यदि बाह्य दल पूछा जाए, बाह्य दल पुंज क्या है, तो ये पुष्प का बाहरी चक्र होता है। इसमें 4 चक्र होते हैं और छोटे छोटे होते हैं, जो प्रत्येक को बाह्य दल कहते हैं। जो 2 चक्रों में लगे होते हैं और प्रत्येक चक्र में कितने कितने दल होते हैं? 2-2 चक्र होते हैं, 2-2 बाह्य दल होते हैं। अगला है दलपुंज। दलपुंज क्या है? पुष्प का दूसरा चक्र पीले रंग की 4 पंखुड़ियाँ का समूह दलपुंज कहलाता है। जो पुष्प होता है उसमें 4 पंखुड़ियाँ होती हैं पीले रंग की, उन्हें क्या कहते हैं? समूह दल पुंज कहते हैं। प्रत्येक पंखुड़ियाँ को दल कहते हैं। आगे देखते हैं। अगला तीसरा नंबर है हमारा पुमंग। पुमंग क्या है? यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है। तीसरा भाग हमारा पुमंग होता है। ये पुष्प का तीसरा चक्र होता है। इसमें 6 सूत्रवंत रचनाएं होती हैं जिन्हें पुंकेसर कहते हैं। पुमंग को पुंकेसर भी कहते हैं। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि पुमंग का दूसरा नाम क्या है, तो पुमंग का दूसरा नाम पुंकेसर है। पुंकेसर का समूह पुमंग कहलाता है। जो पुंकेसर है हमारा उसका समूह पुमंग कहलाता है। पुष्पासन पर पुंगंग 2 चक्रों में लगे होते हैं। जो पुंगंग होता है, पुष्पासन होता है, जो पुष्प खिलता है उसमें 2 चक्रों में लगे होते हैं। अगला है जायांग। जायांग के बारे में देखते हैं क्या है। पुष्पासन पर पुंकेसरों से घिरा हुआ अंतिम चक्र जायांग होता है। जो लास्ट पुष्प का होता है भाग, वो जायांग होता है। पुष्पासन पर पुंकेसरों से घिरा, जो पुंकेसर होता है उससे घिरा अंतिम चक्र जायांग होता है। यह 2 अंडकों पर बना होता है जिसको कैस्पिट्स कहते हैं। जो जायांग हमारा होता है 2 अंडकों या कैस्पिट्स का बना होता है। यदि पूछा जाए जायांग किसका बना होता है, 2 अंडकों या कैस्पिट्स का बना होता है। जो पुष्पासन पर पुंकेसरों से घिरा हुआ अंतिम चक्र होता है पुंगंग कहलाता है। 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा कि पुष्प के कितने भाग होते हैं, तो पुष्प के 4 भाग होते हैं। तो कौन कौन से भाग होते हैं हमारे? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग या पुमंग को और क्या कहते हैं? पुंकेसर और जायांग। ये 4 भाग होते हैं पुष्प के। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों के प्रकारों का नाम बताइए। पत्तियों के प्रकारों के नाम बताइए एवं उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। ये इसी प्रकार पूछा जाएगा। पत्तियों के प्रमुख कार्य के लिखिए। 2016 में पूछा गया बीटीसी में। तो पत्तियों के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। पत्तियों के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। पहला नंबर है संयुक्त पत्ती। संयुक्त पत्ती क्या होती है? संयुक्त पत्तियों का पर्णपलक कटाव पत्तियों के विभिन्न स्थानों में होते हुए पत्ती के पलक तक पहुंच जाता है। जो संयुक्त पत्ती होती है वो पर्णपलक, जो आपका पर्णपलक होता है वहाँ से कटाव होता है। जैसे आपकी पत्तियाँ होती हैं उन कटे कटे होते हैं, तो वहाँ से पर्ण कटाव बोलते हैं। पत्तियों के पर्ण कटाव के विभिन्न स्थानों पर जो कट कट बने होते हैं वो कौन सी पत्ती होती है? संयुक्त पत्ती उसे कहते हैं। कटाव के कारण पलक के आधार खंडों में विभक्त हो जाता है। पत्तियों के कटे हुए प्रत्येक पलक के
खंड को पर्णक कहते हैं। पत्तियों के कटाव के आधार पर इन्हें विभिन्न भागों में विभाजित किया जाता है। जो संयुक्त पत्ती होती है हमारी, ये पर्णफलक के कटाव पत्तियों के विभिन्न स्थानों से होते हुए फलक तक पहुँचते हैं और कटाव के कारण फलक आधार छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो जाते हैं। पत्तियों के कटे हुए प्रत्येक फलक खंड को पर्णक कहते हैं। पत्तियों के कटाव के आधार पर इन्हें विभिन्न भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे संयुक्त पत्ती कहते हैं। और इसकी PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में ग्रुप में भेज दी जाएगी। यदि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जुड़ जाइए। अगला नंबर है सरल पत्ती। ये पत्तियाँ पेड़ की, जो सरल पत्ती होती हैं, ये पत्तियाँ पेड़ के तने से एक ही स्थान से निकलती है। जो सरल पत्ती होती है ये पेड़ के तने से एक ही स्थान से, इसमें कटी नहीं होती। जैसे आप लोग पत्तियाँ देखे होंगे जो कई स्थानों से कटी होती, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संयुक्त पत्ती कहते हैं। और जो एक ही स्थान से सीधे निकलें उन्हें सरल पत्ती कहते हैं। तो यही लिखा गया है, ये पत्तियाँ पेड़ के तने से एक ही स्थान से निकलती हैं। इनके पत्तियों में एक ही फलक होता है, उसमें कई फलक होते हैं, जिसे अछिन्न कहा जाता है। जो सरल पत्ती है हमारी, जिसे अछिन्न कहा जाता है। इन पत्तियों का कभी कभी फलक का किनारा कटा होता है। फलक के कटाव के आधार पर इन्हें विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है। आप लोगों को ये याद रखना है कि पत्ती हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक सरल पत्ती, एक संयुक्त पत्ती। संयुक्त पत्ती क्या होती है? संयुक्त पत्ती वो पत्ती होती है जो कई स्थानों से कटी होती हैं, उन्हें संयुक्त पत्ती कहते हैं। और सरल पत्ती वो पत्ती होती है जो एक ही स्थान पर निकलती है, मतलब कटी नहीं होती कहीं पर। जो कटी होती है उनको अछिन्न कहा जाता है। जैसे मान लो सरल पत्ती कोई फलक कटा हुआ है, आधार पर कटा हुआ है, तो वो उनको कई भागों में विभाजित किया गया है। तो इनके भाग देखते हैं कि सरल पत्ती के भाग कौन कौन से हैं। अगला है हस्ताकार संयुक्त पत्ती। हस्ताकार संयुक्त पत्ती क्या होती है? इन पत्तियों के मध्य सिरा अर्थात रेकिस नहीं होता है। इनके पर्णक वर्णवृंत के फलक के आधार से लगे होते हैं। ये पर्णक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जो हस्ताक्षर संयुक्त पत्ती होती है, संयुक्त पत्ती की भाग है एक प्रकार का, जो इनको कई भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग है एक पर्णी, दूसरा है द्विपर्णी, तीसरा त्रिपर्णी और अगला है बहुपर्णी पत्ती। जो हस्ताकार संयुक्त पत्ती है इनको कई भागों में बांटा गया है, एक वर्णी पत्ती, द्विवर्णी पत्ती, त्रिपर्णी पत्ती और बहुपर्णी पत्ती। अब पत्तियों के कार्य देखते हैं। पत्तियों के कार्य क्या? पत्तियों के कार्य, पहला नंबर है पत्तियों में हरित लवक पाया जाता है, जिसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पत्तियों में हरित लवक पाया जाता है, जिसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ये पौधे अपना भोजन किस कारण बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके पौधे अपना भोजन बनाते हैं। 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, आपको बता ही दिया जाए कि प्रकाश संश्लेषण का समीकरण बनाइए। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखिए। तो प्रकाश संश्लेषण का 1 नंबर का पूछा गया था, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखिए। तो प्रकाश संश्लेषण का समीकरण है CO2 + H2O एरो ऊपर लिख देंगे पर्णहरिम की उपस्थिति में, नीचे प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश। एरो के बाद लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और जल की अभिक्रिया कराने से पर्णहरिम और प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में ग्लूकोज
का निर्माण होता है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 प्लस H2 गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी प्लस H2O, ये समीकरण होता है। अब इसको बैलेंस भी करेंगे, क्योंकि बैलेंस होता नहीं है तो इसको बैलेंस कर लेंगे। एक साइड में लिख लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कराने से हमें क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो पहला नंबर पत्तियों का कंप्लीट होता है। पत्तियों में हरित लवक पाया जाता है, जिसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं या बनाते हैं। दूसरा नंबर है पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं। जो पत्तियां होती हैं उनमें रंध्र पाए जाते हैं जो वाष्पोत्सर्जन में सहायक होते हैं। अगला नंबर है कुछ पौधों में पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। कुछ पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, जिनमें पौधों में जंतुओं से रक्षा होती है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ पत्तियां कांटों के रूप में होती हैं, तो उनको पौधों से सुरक्षा होती है, जैसे नागफनी, आर्जीमोन, जिनमें क्या होते हैं, कांटे होते हैं। नागफनी जैसे नागफनी में भी कांटे होते हैं, आर्जीमोन है उसमें भी कांटे होते हैं, तो इनको क्या होता है, जंतुओं से रक्षा भी होती है। अगला नंबर क्या है, कुछ दुर्बल पौधों में पत्तियां प्रंतान में रूपांतरित हो जाती हैं, जिससे पौधों को ऊपर उठने में सहायता मिलती है, जैसे जंगली मटर, बिगोनिया आदि। अगला नंबर है कुछ पौधों में पत्तियां रंगीन होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कुछ हर प्रकार की पत्तियां होती हैं, कहीं पीली भी होती हैं कुछ और हरी भी होती हैं। उनका कलर क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो कुछ पत्तियों में रंगीन होती हैं, कुछ पौधों में पत्तियां कैसी होती हैं, रंगीन हो जाती हैं, जो कांटों को आकर्षित करती हैं। अगला नंबर है कुछ पौधों की पत्तियां पर अपस्थानिक कलियाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ पत्तियां होती हैं ऐसी स्थानिक, मतलब अपना स्थान चेंज कर लेती हैं, तिरछा हो जाती हैं, नुकीली हो जाती हैं, वो दूसरे आकार की हो जाती हैं। तो यही लिखा है कुछ पौधों की पत्तियां अपस्थानिक कलियाएँ उत्पन्न हो जाती हैं, जिनसे कायिक जनन होता है, जैसे अजूबा। यहाँ तक नोट्स कंप्लीट हो गए। आप लोग देखे पत्तियां क्या हैं, पत्तियों के प्रकार, पत्तियों के कार्य। अब तना देखते हैं, तना क्या है। तना क्या है, मूल तंत्र के ऊपर वाला भाग, जो मूल तंत्र होता है उसके ऊपर वाला भाग तना होता है। यह बेलनाकार, चिकना तथा हरा होता है। यह नीचे मोटा तथा ऊपर की ओर पतला होता है। जो आपका तना होता है नीचे तो पतला होगा और ऊपर जितना ऊपर जाएगा वो उतना ही पतला होता जाता है। इसमें अनेक शाखाएं तथा उप शाखाएं निकलती हैं। तने में शाखाएं निकलती हैं जिसको टहनियाँ बोलते हैं आप लोग। तो इसमें उप शाखाएं और शाखाएं निकलती हैं। तने के जिस भाग से पत्तियां निकलती हैं उस पर संधि कहते हैं। जहाँ से पत्तियां निकलती हैं, जो तना होता है वहाँ से पत्तियां निकलती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, संधि या नोड कहते हैं। दो पर्व संधियों के बीच के भाग को पर्व या इंटरनोड कहते हैं। जो दो पर्व संधियों मिलान होता है, जो दो नोडों का होता है, दो नोड के मिलान को मध्य भाग को क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं। तना आप लोगों को पता होगा कि तना क्या है। तना एक मूल तंत्र ऊपर वाला भाग होता है जो बेलनाकार, चिकना भी होता है, हरा भी होता है, और ये इनके टहनियों की जो पत्तियां निकलती हैं, जो शाखाएं से पत्तियां निकलती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पर्ण या नोड कहते हैं, पर्व संधि या नोड कहते हैं। अब देखते हैं जड़। जड़ क्या है, जड़ के प्रकार। तो जड़ के दो प्रकार हैं। जड़ों के प्रकार, जड़ें दो प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ें और अपस्थानिक जड़ें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछा जाएगा जड़ के कितने प्रकार हैं, तो आप लोग बताएंगे जड़ के दो प्रकार होते हैं, मूसला जड़ें और अपस्थानिक जड़ें।
अब मूसला जड़ें क्या होती हैं, अपस्थानिक जड़ें क्या होती हैं, इसके बारे में जानते हैं। मूसला जड़ें मूसले जड़ का निर्माण बीजों के अंकुरण से होता है। जो मूसला जड़ होती हैं बीजों के अंकुरण से होता है। जो बीज होते हैं हमारे, उनको बोने से हमारे क्या होते हैं, मूसला जड़ उत्पन्न होते हैं, जो पौधों के मुख्य जड़ कहलाती है। जो बीज हमारे बोए जाते हैं उनसे क्या होते हैं, मूसला जड़ उत्पन्न होते हैं, जो पौधे के मुख्य जड़ कहलाती है, जिसके आसपास छोटी छोटी शाखाएं उत्पन्न होती हैं। जो पौधे के लिए जमीन से जल, खनिज, लवणों को अवशोषण करती हैं। जो मूसला जड़ें होती हैं वो बीजों के अंकुरण से होती हैं, जो पौधे के मुख्य जड़ कहलाती है, जिसके आसपास छोटी छोटी शाखाएं भी होती हैं, जो पौधे के लिए जमीन से जल, खनिज, लवणों को अवशोषण करती हैं। तो मूसला जड़ समझ में आई कि मूसला जड़ें किसे कहते हैं। अगला देखते हैं अपस्थानिक जड़ें क्या हैं। अपस्थानिक जड़ें, इन जड़ों का निर्माण पौधे के तने द्वारा होता है। जो अपस्थानिक जड़ होते हैं इनका निर्माण कैसे होता है, पेड़ के तने के द्वारा होता है। जैसे आप लोग टहनियाँ लगा देते हो, तो इन जड़ों अपस्थानिक जड़ें क्या होती हैं, तने के द्वारा होता है, या तने के आधार से विभिन्न शाखाओं में पैदा होती हैं, या भूमि के भीतर अधिक गहराई तक नहीं जाती हैं, या पौधे के लिए श्वसन क्रिया का कार्य करती है। इन जड़ों को निम्न दो भागों में विभाजित किया गया है। जो अपस्थानिक जड़ें हैं इनको दो भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग है हमारा रेशेदार जड़ें और दूसरा है वायवीय जड़ें। जो अपस्थानिक जड़ें होती हैं ये क्या होता है, टहनियों से मतलब तनों से उत्पन्न जड़ें अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं। जैसे आप लोग देखते हो गुलाब है, गुलाब की टहनियाँ या तने आप लोग काट के लगा दीजिए तो वो क्या होती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं, लग जाती हैं। तो ये कैसी जड़ हैं, अपस्थानिक जड़ हैं। अपस्थानिक जड़ों को दो भागों में डिवाइड किया गया है, रेशेदार जड़ और वायवीय जड़ें। यदि क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करते हैं। अभी देखें हैं कि जड़ के प्रकार, जड़ कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। मूसला जड़ क्या होती हैं, जो बीजों के अंकुरण से उत्पन्न होती हैं उन्हें मूसला जड़ कहते हैं। और अपस्थानिक जड़ें किसे कहते हैं, अपस्थानिक जड़ वो जड़ होती हैं जो तनों से निर्माण होते हैं, तनों से उत्पन्न जड़ों को मूसला जड़ वो अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। जैसे आप लोग तने लगा देते हैं तो वो उत्पन्न हो जाती हैं, उसे अपस्थानिक जड़ कहते हैं। अब जड़ के कार्य देखते हैं, जड़ के कार्य क्या हैं। तो जड़ के कार्य क्या हैं, ये पौधे को जमीन में साधे रखती है सॉरी। जो आपकी जड़ें होती हैं किसके द्वारा मान लो स्थापित रहती है, मान लो जुड़ी रहती हैं जड़ के द्वारा। जो पौधा होता है हमारा ज़मीन के अंदर, ज़मीन में लगा होता है, वो जड़ के द्वारा मतलब लगा होता है, सुरक्षित है। यदि जड़ नहीं होगी तो पौधा गिर जाएगा। तो यही है कि ये पौधे को ज़मीन में साधे रखती है। पहला नंबर है ये पौधे को ज़मीन में साधे रखती है। दूसरा नंबर है भूमि से जल एवं खनिज लवण अवशोषित करके पौधे को प्रवाह को पहुंचाते हैं। जो जड़ें होती हैं हमारी, जड़ों के द्वारा हमारा क्या होता है, पौधे हमारा अंकुरित होता है। जल है, खनिज लवण जो होता है, भोजन हमारा जड़ के माध्यम से तने तक पहुंचाता है। तो यही लिखा गया है, भूमि से जल एवं खनिज लवण अवशोषित करके पौधे के प्रवाह को पहुंचाती है। अगला नंबर है ये पौधे के तने में वृद्धि करती है। जो जड़ है हमारी पौधे के तने में वृद्धि करती है। जड़ के द्वारा हमारा पौधा क्या होता है, स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। जितनी जड़ें हमारी नीचे तक जाती हैं उतना ही पौधा हमारा क्या होता है, स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। अगला नंबर है कुछ जड़ों का कार्य पौधे को फुलाकर खाने योग्य बनाता है। जो कुछ जड़ें होती हैं उनका कार्य क्या होता है, पौधे को फुलाकर खाने योग्य बनाते हैं। काफ़ी जड़ें होती हैं जैसे मूली हैं, ये हमारी क्या होती हैं, मोटी हो जाती हैं और ये क्या होती हैं, सलाद के रूप में जैसे आप लोग खाते हो सभी लोग,
तो क्या होती है, कुछ जड़ें होती हैं खाने योग्य बनाती, गाजर हो गई हमारी, चुकंदर हो गए, ये सारे हमारे क्या है, खाने योग्य जड़ें हैं। अगला नंबर है जड़ें पौधे को स्थायित्व प्रदान करती है। जो पौधा हमारा होता है स्थायित्व प्रदान करता है, मतलब उसको एक जगह एकत्रित करके रखता है, मतलब बांध के रखता है, साध के रखता है। तो पहला नंबर तो यही हो गया था। तो ये है जड़ें पौधे को स्थायित्व प्रदान करता है, यही सेम कंडीशन है कि पौधे को हमारा सुरक्षित रखता है जड़ें। आज की लास्ट क्लास की स्लाइड है। यदि आप लोग अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक ज़रूर करते हैं। अगला प्रश्न है फल की उपयोगिता को समझाइए। फल की उपयोगिता क्या है? तो फल क्या है? मनुष्य अपने पौष्टिक भोजन में फलों का भी प्रयोग करता है। जो मनुष्य होता है हमारा, जो आप लोग होते हो, भोजन के रूप में फलों का प्रयोग करते हैं, जिनसे मनुष्य को प्रोटीन, शर्करा, मांड, विटामिन्स आदि प्राप्त होते हैं। फल से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन, शर्करा, मांस, विटामिन्स, ये सभी हमें क्या किससे प्राप्त होते हैं? फल से भी प्राप्त होते हैं। अनाज से तो प्राप्त होता है, भोजन से, और ये क्या होता है, फल के रूप में हम भोजन के रूप में फल का प्रयोग भी करते हैं। तो क्या होता है, इससे प्रोटीन भी मिलती है, वसा भी मिलता है, विटामिन भी मिलती है। फल से हमें ये सारे मिलते हैं, जैसे संतरा, अंगूर, अनार, आम, ये सारे हमारे आम फल हैं। तो फल से हमें प्रोटीन मिलता है, विटामिन्स मिलता है, वसा मिलता है, शर्करा मिलता है आदि, ये हमें फल से प्राप्त होते हैं। फल के प्रकार, अगला क्वेश्चन है फल के प्रकार। फलों को निम्नलिखित 2 प्रकारों में बांटा गया है। जो फल हैं हमारे, उसको निम्न 2 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग है हमारा शुष्क फल, पहला भाग है हमारा शुष्क फल, और अगला है सरस फल। शुष्क फल क्या होता है? जो हल्का, मान लो जिसमें रसीला कम होता है। शुष्क मतलब सूखा सूखा होता है, उसे क्या कहते हैं? शुष्क फल। यदि सरस फल पूछा जाए, जो रसीला होता है, उसे हम सरस फल कहते हैं। तो फल आप लोगों ने देखा कि फल क्या है, फल के प्रकार देखे, पत्तियां देखी, पत्तियों के प्रकार देखे, पुष्प देखे, पुष्प के भाग देखे। तो ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट थी, विज्ञान की ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट थी। आप लोग क्लास से एक क्लास से नोट्स भी बनाते चलिए, और इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी। तो क्लास को यहीं से समाप्त करते हैं, अगली नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।